हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए मौर्य युगीन सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य युग से संबंधित आर्थिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ा, व्यापार के बारे में पढ़ा, प्रशासन को पढ़ा, अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया। आज हम इसके मौर्य युग के दौरान जो है उस समाज की क्या स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए जितनी महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, ये सारे अंग होते हैं, सारे महत्वपूर्ण होते हैं, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। और जितनी भी क्रियाकलाप होती है वो सारे तो उस समाज के लिए ही होते हैं, क्योंकि अगर समाज जो है वो सही ढंग से नहीं रहेगा, उसकी सामाजिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से उस राज्य के आर्थिक उन्नति और अन्य सारी बातों पे जो है वो निर्भर करती है। तो उस समय का समाज कैसा था, किस तरह से लोग जो है जीवन व्यतीत करते थे, उससे संबंधित बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस समय की जानकारी, चूँकि बहुत पुरानी बात है, तो उस समय की जानकारी हम जो समकालीन ग्रंथ हैं, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के जो अभिलेख हैं, उन्हीं सबों से प्राप्त करते हैं। और कौटिल्य ने लिखा है, उसने वर्णाश्रम व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए इसकी रक्षा को राजा के कर्तव्य से जोड़ा। इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के व्यवसाय को अलग अलग निर्धारित किया। हम देखते हैं कि मौर्य समाज से पहले का भी जो समाज रहा है उसमें हम देखते हैं कि जो समाज है मुख्यतः 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अंतर्गत। मौर्य युगीन समाज भी इन चारों व्यवस्थाओं के तहत निर्मित था। ये 4 वर्ण के लोग रहते थे, जिसमें कि कौटिल्य ने भी इसकी रक्षा करने का भार राजा को दिया है, उसके कर्तव्य से जोड़ा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को मलेच्छों से भिन्न दर्जा देते हुए आर्य कहा गया है। इन्हें दास बनाए जाने पर प्रतिबंध था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया है। मौर्य काल में शिक्षक, यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित एवं वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय नामक भूमि जो है वो दान में मिलती थी। इसके अलावा जो है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कुछ वर्ण संकर जातियों का भी वर्णन किया है, जिसमें अम्बष्ठ हैं, निषाद है, रथकार है, पार्श्व है, वैदेहक है, मागध है, सुत है, बेन, चांडाल, स्वपाक इत्यादि हैं। चांडाल जाति को छोड़कर से सभी वर्ण संकर जातियाँ जो है वो शूद्र जातियों में आती थी। मेगास्थनीज की इंडिका में हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी जातियां जो थी, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत 4 प्रमुख थी, और शूद्र के अंतर्गत जो है उसमें कुछ वर्ण संकर जातियां हैं, जिसको कि शूद्र जाति के अंतर्गत ही रखा गया है। उसमें बहुत सारी जातियां हैं और सबों के अपने अपने कार्य निर्धारित थे, और जिससे कि समाज का जो क्रियाकलाप था वो चलता रहता था। हर एक समाज में हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। समाज में कुछ उच्च वर्ग के लोग होते हैं जो राजा के करीब हुए या पदाधिकारी हुए, तो उनकी स्थिति बेहतर होती है, और मौर्य युगीन समाज में भी इसी तरह की स्थिति थी। दूसरा, जो औसत दर्जे के लोग, जिसको कि हम आज के डेट में भी मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, तो मध्यम वर्ग के लोग, उनकी आर्थिक स्थिति न तो उतनी उच्च और न उतनी निम्न। और तीसरा वर्ग हमेशा से रहा है जो कमज़ोर वर्ग रहा है, जो आम जनता, जो मज़दूर वर्ग के तहत आज भी हम देखते हैं उनकी रोजी रोटी और बहुत सारी बातों पर जो है वो अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए अपनी मेहनत पे जो है वो निर्भर रहा करते थे, और वो सबसे नीचे की श्रेणी में आते थे। तो ये आज भी हम इस समाज का कमोबेश वही स्ट्रक्चर देखते हैं, और मौर्य युगीन में भी हम देखते हैं कि 3 तरह के लोग थे, जो एक काफ़ी धनी मानी व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग।
तीनों की आर्थिक स्थितियाँ निश्चित रूप से भिन्न रही होंगी और तीनों तीन तरह का जीवन व्यतीत करते रहे होंगे। स्वाभाविक है, जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं जिनको कि अच्छी खासी कार्य मिलते थे, उसमें प्रायः जो सवर्ण जातियां थी, जो ब्राह्मण थे, वही लोग आते थे। जो राजपूत वर्ग के लोग थे या जो क्षत्रिय थे वो भी थे, क्योंकि वो सेना में रहते थे पदाधीन। वैश्यों की स्थिति भी जो है व्यापार के कारण और बहुत सारे विभिन्न व्यवसायों के चलते जो है वो अच्छी रही होंगी। जो निम्न वर्ग की जातियाँ थी, निश्चित रूप से उनका काम सेवा करना होता था और उनकी स्थिति कमज़ोर उस समय भी निश्चित रूप से रही होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्ययुगीन समाज जो है वो इस तरह से 4 वर्णाश्रम धर्मों में जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था और कुछ अन्य जातियाँ भी थी। इसके अलावा हम जब ये स्त्रियों की स्थिति पे विचार करते हैं तो देखते हैं कि स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी उन्हें अर्थशास्त्र में अनिष्कासनी कहा गया है। इस समय सती प्रथा का कोई प्रमाण जो है नहीं मिलता है। कुछ यूनानी लेखकों की यह मान्यता है कि उत्तर पश्चिम में मृत सैनिकों के साथ उनकी स्त्रियों के सती होने की परंपरा थी। ये ऐसा कुछ यूनानी लेखक कहते हैं। मौर्य काल में स्त्रियां जो है वो गणिका के रूप में भी कार्यरत थी और जो स्त्रियां वैवाहिक सूत्र में नहीं बंध करके स्वतंत्र जीवन यापन करती थी, ऐसी स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का भी उल्लेख किया है, जिसमें उदरदास, दंड प्रणीत, दायागत, लब्ध, कृत, गृहजात, आत्मविक्रय, अहितक और ध्वजाधृत। हालांकि मौर्य युगीन समाज में हम दासों की स्थिति यूरोपीय या रोमन साम्राज्य की तरह हम नहीं देखते हैं। भारत में ही दासों के साथ उतना अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी दासों की प्रथा का उल्लेख जो है, दासों के बारे में जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से दास प्रथा विद्यमान थी। तो आज हमने मध्ययुगीन समाज की स्थिति के बारे में जाना। अब आगे भाग में अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।